चलिए पेज नंबर 25 पे पार्ट 3 पढ़ रहे थे हम लोग, गौरा। और गौरा में पेज नंबर 25 के सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 वर्ष के उपरांत गौरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु सब लोग उसे लालू के संबोधन से पुकारने लगे। मतलब 1 वर्ष के उपरांत लेखिका जब अपने घर वो ले आई गाय, तो फिर उस गाय ने 1 साल के बाद एक बछड़े को जन्म दिया और वो बछड़ा भी बहुत ही सुंदर था। सफेद था और इसके जो बछड़ा था उसका रंग एकदम गेरू के समान लाल था, लेकिन माथे पर पान के आकार का और पैर के खुरों पर सफेद बाल जो थे वो ऐसे लगते मानो चांदी के आभूषण पहन रखे हो। लाल मणि उसका नाम रखा गया, पर सब लोग उसको प्यार से लालू पुकारते। अब हमारे घर में माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते। अच्छा, माता और पुत्र दोनों जब एक साथ माँ बेटे बैठे रहते तो माँ को देखकर तो लगता है जैसे कोई बर्फ की राशि, हिम राशि हो, सफेद एकदम, और उसको देखकर जलते अंगारे का सा एहसास हो। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। अच्छा, जब बच्चा पैदा हुआ गाय का, तो उसके बाद वो दूध देने लग गई, तो उनके घर में तो मानो दूध दही की नदियां बहने लग गई और इतना दूध होने लगा कि बहुत आसपास के लोगों तक के लिए पूरा पड़ जाता था। तो वही बता रही है लेखिका कि गौरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी। अब लाल मणि के लिए कई सेर दूध छोड़ देने के बाद भी, उसके बछड़े के लिए दूध छोड़ देते थे वो लोग, उसके बाद भी इतना दूध बचता था कि आसपास के बाल गोपाल यानी बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे, घर में जितने पालतू बिल्ली कुत्ते थे, उन सबके लिए दूधो नाहों का आशीर्वाद फलित होने लगा, यानी खूब उनके लिए दूध बचता। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत सा दृश्य उपस्थित कर दिया। दुग्ध दोहन के समय, दुग्ध दोहन मतलब दूध निकालने के समय में, वे सब गौरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे एक एक खाने का निश्चित बर्तन रख देता, जैसे किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान विशिष्ट शिष्टता का परिचय देते। जैसे किसी आमंत्रण में अतिथि लोग बड़े शिष्टता से बैठे रहते हैं, वैसे ही वो सारे बैठकर आराम से क्या करते, अपनी बारी का इंतजार करते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के बाद वे फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गौरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। जब तक वे सब चले न जाते, गौरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखते रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, उस दिन वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। अब गौरा जो थी वो खुद भी, उसको भी अच्छा लगता था कि सारे जो थे वो सब उसके दूध के लिए इंतजार करते हैं, और जब बाद में वो लोग दूध पी के जैसे धन्यवाद देते हैं, वैसे कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए गौरा के चारों उछल कूद करने लगते। और गौरा भी उनको बड़े प्यार से देखती जब तक वो आंखों से ओझल ना हो जाते, दूर ना चले जाते। और जिस दिन वो लोग आने में देर कर देते, तो उस दिन वो खुद पुकार पुकार के उनको बुलाती, जैसे मानो कि आ जाओ, दूध का टाइम हो गया है। तो इस तरीके से उनके घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हो गया। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती, लेकिन जो ये दूध दोहने की समस्या थी उनके घर में, उसको अब कोई समाधान चाहिए था। ठीक है, नौकरों में नागरिक तो दोहना जानते नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अन्न अभ्यास के कारण इस कार्य को भूल चुके थे। अच्छा, दुग्ध दोहन की समस्या के लिए भी कोई उपाय चाहिए था, क्योंकि गांव के जो थे वो यहाँ आने के बाद शहर में भूल गए थे दूध दोहना। काफी टाइम प्रैक्टिस छूट गई, तो वो लोग दोहने में घंटों लगा देते थे, और शहर के जो नौकर थे उनको दूध दोहना आता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, गौरा के दूध देने से पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया। तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। तो गौरा के दूध देने से पहले जो, एक मिनट देखो कौन आया है, संदीप। ओके, गुड मॉर्निंग संदीप। आज तो कोई भी स्टूडेंट, कोई भी नहीं है आपके अलावा। पता नहीं इन लोगों को हिंदी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है।
कोई भी नहीं रहता तो बड़ा अजीब सा लगता है कि किसको पढ़ा रही हूँ मैं, किसके आगे बोल रही हूँ, कोई बैठा ही नहीं वहां। तुम कम से कम आ गए तो चलो ठीक है। तो पेज नंबर 25 निकाल लो। गौरा पढ़ रहे थे हम लोग। गौरा में अभी तक मैंने बताया कि जब गौरा को लेखिका ले आई अपने घर, तो 1 साल के बाद उसने एक बछड़े को जन्म दिया, और उस बछड़े के होने के बाद गाय इतना दूध देने लगी कि आसपास के बाल गोपाल सबके लिए बहुत सारा दूध मिल जाया करता था। अच्छा, और यहाँ तक कि जो घर में पालतू बिल्ली कुत्ते थे सबके लिए बहुत दूध हो जाता। फिर अब दुग्ध दोहन की समस्या आ गई कि गाय का दूध रोज निकाले कौन सुबह शाम। तो घर के जो नौकर चाकर थे उनको आता नहीं था, जो गांव के थे वो प्रैक्टिस छूट गई थी तो भूल गए थे, और जो शहर के नौकर थे उनको आता नहीं था निकालना। तो फिर जो गौरा के आने से पूर्व उनके यहाँ जो ग्वाला आता था, दूध देने वाला जो आता था, जिसकी दूध की बंदी बंदी थी, वो वाला ग्वाला बोला कि मैं ये कार्य कर दूंगा। तो उसने जब दूध दोहन की नियुक्ति के लिए खुद आग्रह किया, खुद आगे बढ़कर कहा, तो इन्होंने मंजूर कर लिया। ठीक है, उसको अपने यहाँ दूध वाले को दूध दोहने के लिए अपॉइंट कर लिया इन्होंने। 2-3 मास के उपरांत, और फिर उनकी जो समस्या थी दूध दोहन की, दूध दोहने की, वो सॉल्व हो गई। 2-3 मास के उपरांत गौरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। धीरे धीरे वो बहुत कमजोर होती गई। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है, और अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। अब जब वो 2-3 महीने बीतने के बाद गाय धीरे धीरे कमजोर होती गई और फिर बहुत ज्यादा शिथिल रहने लग गई, तो फिर डॉक्टर को बुलाया उन्होंने, पशु चिकित्सकों को। उन्होंने देखा, उसका निरीक्षण किया, एक्सरे वगैरह किया, और काफी जब देखा कि क्या इसको बीमारी है, क्यों कमजोर हो रही है, तो अंत में ये पता चला कि गाय को सुई खिला दी गई है, जिसकी वजह से वो सुई रक्त के संचार के माध्यम से उसके हृदय तक पहुंच गई है, और हृदय में को जिस दिन वेद देगी उस दिन उसकी डेथ हो जाएगी। ये बात कंफर्म कर दी डॉक्टरों ने। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? लेखिका को बड़ा कष्ट भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ। कष्ट इसलिए कि गाय की इतनी दर्दनाक मौत होने वाली थी, और दुख आश्चर्य इसलिए हुआ कि ऐसा कौन कर सकता था। कि हम गायों की सेवा करते हैं, गाय की पूजा करते हैं, कोई भी गाय को मारने के विषय में तो सोच ही नहीं सकता, तो गाय को सुई खिला के उसको मारना कौन चाहेगा, ये सोच के उन्हें आश्चर्य हुआ। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। लेखिका को लगा शायद दाना चारा तो बड़े ध्यान से देते हैं, पर हो सकता है चारे में चली गई हो सुई जो उसके मुंह में, पर संभव है। हाँ, पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुंह में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर दाने चारे खाने के साथ अगर कोई ऐसे चारे के साथ जाती तो वो मुंह में ही कहीं बिध कर रह जाती, अंदर नहीं जाती, गले से नीचे नहीं उतरती है वो। लेकिन ये तो इसको गुड़ की बड़ी डली के अंदर सुई छुपाकर उसको खिला दी गई है। जो गुड़ की डली तो वो निकल ली, जिससे माध्यम से वो चली गई सुई, और वो सुई उसके हृदय में पहुंच जाएगी रक्त संचार के माध्यम से। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी, और अंत में एक ऐसा कठोर सत्य सामने आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। और वो निर्मम सत्य क्या था कि अक्सर गाय जो थी उसके जो ग्वाला जिससे दूध लेते हैं और उसका दूध बंद कर देते हैं, अगर गाय आ गई तो अब अपने घर की गाय का ही दूध लेंगे ना, तो ऐसे ग्वाले लोग जो होते हैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाते कि गाय आ गई, अब तो हमारी दूध की बंदी खत्म हो गई, इनकम खत्म हो गई। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अवसर मिलते ही गुड़ में लपेटकर सुई खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। किसकी? गाय की। गाय को वो लोग ऐसा करते हैं, ये पता चला है। और गाय के मर जाने पर वे उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं।
जब उनको पता चलता है कि गाय अब मर गई तो फिर उनकी बंदी फिर से चालू हो जाती है। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। जब सुई की बात फैल गई कि सबको पता चल गया कि गाय को किसी ने सुई खिला दी है, तो ये बात जब फैली तो ग्वाला जो था भाग गया। कौन सा ग्वाला? जो दूध दोहने आता था, क्योंकि वही पहले इनके यहाँ दूध की बंदी था उसका, तो वो गायब हो गया। तो अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। तो जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि हाँ भाग गया वो इसीलिए। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना आवश्यक था। लेखिका कह रही है अगर वो मान लो होता भी तो भी उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत तो था नहीं, कोई कानूनी कार्यवाही करनी है, एक्शन लेना है कोई उसके खिलाफ, तो हमारे पास कोई सबूत तो था नहीं कि उसी ने खिलाई है, तो हम कुछ कर भी नहीं पाते उसका। फिर उसके बाद तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, और उसके बाद फिर गौरा की मृत्यु से जो उसकी लड़ाई शुरू हुई, यानी जो उसकी कष्टप्रद मृत्यु की शुरुआत हुई, उसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता। उसको याद करके लेखिका का मन आज भी काम जाता है। जिस तरह गाय जो थी वो कष्टप्रद मौत की तरफ बढ़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर गाय को सेब का रस पिलाया जाएगा तो सेब के रस से सुई के ऊपर कैल्शियम इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर वो चुभेगी नहीं, तो शायद ये खतरा टल जाए। तो अतः नित्य कई कई सेबों का रस निकाला जाता। रोज कई कई किलो सेब जो थे उसके रस निकाल के नली से गौरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। शक्ति के लिए मतलब उसकी ताकत के लिए। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सुई जैसे बहुत लंबी मोटी सिरिंज और बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अब इनके इंजेक्शन कोई नॉर्मल छोटे मोटे इंजेक्शन तो होते नहीं, बड़ी सुई होती है सूजे के समान, और उसमें भी बोतल भर के दवा चाहिए होती है, और इतनी देर तक सुई लगती है पूरी दवा अंदर तक जाने के लिए कि मतलब उसमें गाय को बड़ा कष्ट होता है। तो वही बता रही है वो, कहता है इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसा यातना में होता है। शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन, जैसे ऑपरेशन बहुत दर्दनाक दर्द देने वाला होता है, वैसे ही उसके लिए हर इंजेक्शन बहुत कष्टदायी हो जाता। पर गौरा अत्यंत शांति से भीतर और बाहर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी, बड़े चुपचाप। अब दोनों ओर की चुभन से मतलब क्या है? एक तो चुभन जो उसके हृदय तक सुई पहुंच गई थी उसकी चुभन, यानी अंदर से भी उसको कष्ट मिल रहा था, और बाहर से इंजेक्शन का कष्ट, दोनों तरफ उसको बहुत चुभन सहन करनी पड़ रही थी। पर वो बेचारी चुपचाप सारा दर्द सहती थी। कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें छलक रही, और इतना दर्द होता था उसको कि कभी कभी उसकी आंखों के कोनों पर पानी की बूंद आ जाती, यानी आंसू आ जाते। अब वह उठ नहीं पाती थी, इतनी कमजोर हो गई थी कि अपने पैरों पे खड़ी भी नहीं हो पाती थी। परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदुरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। यानी लेखिका को देखकर वो गाय प्रसन्न हो जाती और प्रसन्न होके अपना मुख जो है लेखिका के कंधे पर रख के उनकी गर्दन चाटने लगती और प्रेम व्यक्त करती, यानी उसको अच्छा लगता। जैसे बीमार रोगी व्यक्ति को कोई अपना पास में बैठता है तो सुकून मिलता है, तो उस गाय को भी, मरती हुई गाय को भी लेखिका के आने पर अच्छा लगता। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना, उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गौरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता। अब लालमणि जो बछड़ा था गाय का, उसको तो माँ की बीमारी का पता नहीं था कि माँ को क्या कष्ट है और कैसे वो जल्दी मौत के मुंह के पास पहुंच रही है। आसन्न मृत्यु मतलब पास आती हुई मृत्यु का बोध नहीं था, एहसास नहीं था, तो इसलिए उसको दूसरी गाय का दूध पिलाया जाने लगा। लेकिन वो उसको अच्छा नहीं लगता था, वो तो अपनी माँ का दूध ही पीना चाहता था, माँ के साथ ही खेलना चाहता था, इसीलिए उसके चारों ओर उछल कूद करता। लेकिन अब वो करे क्या?
लेखिका आके कह रही है, मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं। लेखिका ने वैसे भी बहुत सारे जीव जंतु पाले थे और सबको एक ना एक दिन कोई ना कोई तो मरता ही था, विदाई देनी पड़ती थी, अंतिम विदा। लेकिन लेखिका कह रही है, किसी की इतनी दुख भरी विदाई देनी पड़ेगी, ये आज तक मुझे याद नहीं। मतलब गौरा की जो मृत्यु थी और गौरा को जो विदाई देनी थी उनको, मतलब मालूम तो था ही वो मरने वाली है, लेकिन उसकी जो मर्म व्यथा थी, उसकी जो दर्द की कथा थी, वो लेखिका को कभी भूलती नहीं। इतनी हष्ट-पुष्ट सुंदर दूध सी उज्जवल पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, ये सोचकर भी आंसू आ जाते। यानी कहाँ इतनी हष्ट-पुष्ट, इतनी सुंदर, बिल्कुल तराशी हुई है ना, इटालियन मार्बल सी स्वस्थ हट्टी-कट्टी गाय एकदम कमजोर हो जाएगी और ऐसे अपने बच्चे को छोड़कर एक दिन निर्जीव निश्चेष्ट हो जाएगी। ये बात सोचकर ही लेखिका को रोना आ जाता है। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहते, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण थी। मतलब लेखिका ने, जो स्थानीय लोकल डॉक्टर थे वो तो आते ही थे, वो तो दवाई इलाज करने आते ही थे, लेकिन जो बाहर के डॉक्टर भी बुलवाए लेखिका ने लखनऊ कानपुर से, बड़े बड़े पशु विशेषज्ञ, पर कहीं से कोई आशा की किरण नहीं नजर आई। किसी ने कोई इलाज नहीं बताया। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा। लेखिका कह रहे हैं, इस प्रकार ऐसी मृत्यु जिसका कोई इलाज ना हो, उपाय ना हो, और उसको धीरे धीरे पास आती मृत्यु की इंतजार या प्रतीक्षा करना भी अपने आप में बड़ा कष्टदायी होता है। और इसका एहसास वही कर सकता है जो कभी किसी असाध्य रोग से पीड़ित मरने वाले रोगी के पास बैठा हो। यानी लेखिका को ऐसा अनुभव पहले कभी नहीं हुआ था, इस तरह मृत्यु की प्रतीक्षा करना। जब गौरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि अंत समय उसके सामने उपस्थित रहूं, तो दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर देखने जाती। अब लेखिका को तो उसकी मृत्यु का इंतजार ही करना था अब तो। लेकिन जब उसकी आंखें निष्प्रभ हो गई, यानी आंखों में चमक नहीं रही, और सेव का रस भी उसके कंठ से नीचे नहीं उतर रहा था, यानी बाहर निकल जाता था, तो वो समझ गई कि अब इसका अंत समय निकट है, अब ये जल्दी ही मौत की गोद में सो जाएगी। तो लेखिका की एक ही इच्छा रह गई कि अब इसको बचा तो सकते नहीं, लेकिन कम से कम आखिरी समय इसके साथ रहे, इसके पास रहे, जब ये अंतिम सांस ले तो कोई इसके पास रहे। तो इसलिए लेखिका दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठती और जाकर उसके पास देखती कि क्या है उसका हालचाल, ठीक है कि नहीं। तो रात में भी कई कई बार उठकर उसे देखती। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गौरव को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पे से सरककर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को वेद कर बंद कर दिया। फिर एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे लेखिका रोज की तरह देखने गई। उसने सदा की तरह लेखिका के कंधे पर सर रखा, लेकिन एकदम से सर लुढ़क कर नीचे आ गया। मतलब लेखिका के बाहों में ही उसने अंतिम सांस ली और गाय खत्म हो गई। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का हृदय समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आहा मेरे गोपालक देख। लेखिका कह रही है कि गौरांगनी को जब ले जा रहे थे, यानी उसका जब अंतिम संस्कार करने उसको ले जाया जा रहा था, तो ले जाते समय भी भीड़ भाड़ जो थी, तो उसका बेटा मतलब बछड़ा लालमणि, वो तो अनजान था। सारे लोग जो थे वो तो दुख के सागर में डूबे थे, सबके मन में तो बहुत दुख हो रहा था और ये उछल कूद मचा रहा था। इसको समझ में ही नहीं आया कि माँ खत्म हो गई, और वो उछल कूद करता हुआ। और अंतिम, लेखिका कह रही है, गाय ने जो अंतिम सांस ली, अगर उन सांसों को हम शब्दों में ट्रांसलेट करें
तो एक ही आवाज उस गाय की हमें महसूस होगी कि वो कह रही थी, आह मेरे गोपालक। आह मतलब दर्द भरी आह, यानी हाय मेरे गोपालक देश, यानी ऐसा गोपालक देश भारत जहाँ गाय को पाला जाता है, पूजा करते हैं, गाय की रक्षा करते हैं, वहां पर कोई गाय को भी मार देता है। ऐसी मृत्यु मुझे नसीब हुई, गाय ये कहना चाहती है। तो इस तरीके से लेखिका ने बताया कि गाय को इतनी निर्मम मृत्यु देने वाले स्वार्थी लोग भी इस देश में मौजूद हैं। तो इस तरह पूरे रेखा चित्र में लेखिका ने गाय के माध्यम से अपने मन में गाय के प्रति जो प्रेम था, करुणा थी, उसको व्यक्त किया है और बताया कि वाकई गाय जो है कितनी पवित्र होती है, उसको मारने के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। तो आ गया होगा संदीप पूरा लेसन समझ में। क्वेश्चन आंसर करा दूं इसके, आज क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ ताकि तुम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेना, ठीक है ना। अब मैं अगली क्लास में नया लेसन स्टार्ट करूंगी, जो बच्चे नहीं शामिल होते उनकी मर्जी, वो जाने उनका काम। मैं तो नया लेसन पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, ठीक है। चलो पहला प्रश्न देखो, गाय करुणा की कविता है, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। गौरा की मृत्यु हुई, जानते ही हो, सुई खिलाने से। गौरा के पुत्र का क्या नाम रखा गया? तो लालमणि। गौरा के पुत्र का नाम लालमणि रखा गया। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? पढ़ा था ना हमने कि स्वस्थ पशु के रोमों में एक विशेष चमक होती है, वो एकदम चमकीले होते हैं। तो स्वस्थ पशु के रोमों की विशेषता है कि वे चमक लिए हुए होते हैं। ये आपको मिल जाएगा, अगर आपने देखा होगा पेज नंबर 24 पे। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाले को नियुक्त किया? तो ये अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दुग्ध दोहन की समस्या। लेखिका के घर गौरा आने के बाद दूध दोहना घर के नौकर नहीं जानते थे, तो इसलिए दुग्ध दोहन एक समस्या था। इसके लिए ग्वाले को नियुक्त किया गया था, है ना। शॉर्ट में लिख देना आप तो, दुग्ध दोहन की समस्या के, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। लेखिका की वह वेदनामयी स्मृति क्या थी? वेदनामयी स्मृति मतलब वो दुखद याद, दुख भरी याद कौन सी थी जिसकी स्मृति मात्र से वो कांप जाती थी? तो लेखिका के मन में वो याद जिसमें वो गौरा की मरने की, जो मृत्यु के साथ जो गौरा का जब संघर्ष स्टार्ट हुआ और उसको जो यातना में मृत्यु मिली, उसको जो दर्दनाक मृत्यु मिली, उसके बारे में याद करके लेखिका काम करती है, ठीक है। फिर एक गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया, ये भी आपको मिल जाएगा शुरू में ही, कि जब गाय आई तो आस पड़ोस के सब लोग आए, सबके मन में श्रद्धा का ज्वार उमड़ा उसको देख के। लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, चौमुखा दिया जलाकर आरती उतारी गई, दही पेड़ा खिलाया गया, टीका लगाया गया केशर रोली का। तो इस तरह गाय का बड़ा ही अच्छा स्वागत किया गया। ये भी आपको मिल जाएगा पेज नंबर 24 पे ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। 24 पेज पे ही मिल जाएगा। उसके बाद है, गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। कथा के आधार पर गौरा के बाहरी सौंदर्य की विशेषताएं लिखी। ये भी 24 पेज पे ही देखना आपने, जहां ये देखा है ना, उसी के नीचे वाला पैराग्राफ और ऊपर वाला पैराग्राफ। 24 पेज पे देखो, ऊपर तो दिया है ना, पुष्ट लचीले पैर थे, भरे हुए पुट्ठे थे, उसकी चिकनी भरी पीठ थी, लंबी सुडौल गर्दन थी, और ये छोटे छोटे सींग थे, कमल की अधकुली के पंखुड़ियों के समान उसके कान थे, और सघन उसकी पूंछ थी। इटालियन मार्बल से तराश कर गाय को किसी सांचे में ढाला गया हो, ऐसा तो उसका सौंदर्य था। फिर नीचे भी देखो, उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, काली बिल्लौरी आंखें थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो हिम राशि में जल के कुंड हो। इस तरह गाय का सौंदर्य जो था वो आपको बताना है और लिखना है कि गाय वास्तव में बहुत सुंदर थी। तीसरा देखो, अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ, कथन में वर्णित दुग्ध महोत्सव के अवसर का चित्रण कीजिए। तो इसमें भी पूरा आपको बताना है
कि जब लेखिका, ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 25 पे, सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा। इसमें पूरा लिखना है कि जब लेखिका के घर में गौरा जो थी, उसने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को जन्म देने के बाद वो दूध देने लगी, तो इतना अधिक दूध देती थी कि पूरे आसपास के बाल गोपाल से लेकर घर के जो कुत्ते बिल्ली पालतू जानवर थे सबके लिए दूध हो जाता था। और जब गाय का दूध निकाला जाता था उस समय सारे पशु गाय के सामने एक कतार में ऐसे बैठ जाते जैसे कोई मेहमान बड़ी सभ्यता से बैठकर अपनी शिष्टता का परिचय दे रहे हो। और फिर वो लोग भी बारी बारी से अपनी कतार का इंतजार करते। नौकर उनके आगे पात्र रख देता, उसमें दूध देता। दूध पीने के बाद वो गौरा के आसपास उछल कूद के मानो धन्यवाद देते, आभार व्यक्त करते। तो इस तरीके से घर में बड़ा ही महोत्सव जैसा माहौल हो गया था। प्रश्न चौथा देखो, गौरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो गौरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने बहुत प्रयत्न किए। उसने स्थानीय डॉक्टरों को दिखाया, उसका एक्सरे किया और उन्होंने अनेक तरह के परीक्षण किए और ये पता लगाया कि उसे क्या दिक्कत है। जब पता चला कि गाय को सुई खिला दी गई है तो फिर उसको ठीक करने के लिए उसको ताकत के इंजेक्शन दिए जाने लगे। सुई पर कैल्शियम जमा हो जाए इसके लिए उसको सेब का रस पिलाया जाने लगा। और यही नहीं, लखनऊ कानपुर से भी बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया उसके इलाज के लिए। तो इस तरह लेखिका ने बहुत प्रयत्न किए उसको बचाने का। गाय करुणा की कविता है। इस कथन के आलोक में गौरा रेखा चित्र की मूल संवेदना लिखी। तो वाकई गाय कविता करुणा की कविता है, क्योंकि गाय को देखकर मन में कोई भी हो, सबके मन में एक दया प्रेम और उसका भाव उत्पन्न होता है, करुणा का भाव। क्योंकि गाय की आंखों में मनुष्य के प्रति एक विश्वास झलकता है। गाय जो है वो मनुष्य पर बहुत विश्वास करती है और इसीलिए वो किसी चीज का, गाय मनुष्य से ये अपेक्षा नहीं रखती कि वो उन्हें कोई हानि पहुंचाएगा। तो वास्तव में गाय को देखकर बड़ा ही करुणा और दया का भाव मन में उत्पन्न होता है, इसलिए गाय को करुणा की कविता जो है सही कहा है। फिर है उसके बाद गौरा रेखा चित्र की विशेषताएं बताइए। अब गौरा रेखा चित्र की क्या विशेषता है, इसकी विशेषताओं में आपको बताना है कि इस रेखा चित्र में एक तो लेखिका ने भाषागत विशेषता बताओ, तो उसके अंतर्गत बताना है कि इनकी भाषा जो है तत्समयी है, संस्कृत शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने प्रतिफलित, साहचर्य और पयस्विनी, दुग्ध दोहन, ये जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं सारे संस्कृत के शब्द हैं। और भावुकता के कारण कहीं कहीं भाषा गंभीर भी हो गई है, जब बहुत भावुक हो जाती है उसको याद करके तो गंभीर भाषा भी हो गई है। फिर बताओ, पूरे रेखा चित्र में पशुओं के प्रति एक मानवीय संवेदना का भाव उत्पन्न होता है, ये भी विशेषता है रेखा चित्र की। फिर बताओ, इसमें अलंकारिक शैली का प्रयोग किया गया है, यानी अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है लेखिका ने। जैसे उन्होंने कहा है ना, हिम राशि और अंगारी को, अंगारी की तरह लाल मणि को, इसी तरह उसकी आंखों की सुंदरता के वर्णन में कहा है कि बर्फ की राशि में जल कुंड, इसी तरीके से इटालियन मार्बल के समान तराश कर, तो उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इन सब अलंकारों का उन्होंने वर्णन किया है। कमल की अधखुली पंखुड़ियों के समान कान, बिल्लौरी आंखें, तो इस तरीके से लेखिका ने बड़ी अलंकारिक शैली में रेखा चित्र में प्रयोग की है। फिर आ जाओ चित्रात्मकता। लेखिका ने गाय के सौंदर्य का वर्णन करने में बहुत ही चित्रात्मकता का प्रयोग किया है कि बिल्कुल उनके वर्णन से, शब्द के माध्यम से हमारे सामने पूरा गाय का एक चित्र उपस्थित हो जाता है, तो ये भी उनकी विशेषता है। फिर मनोवैज्ञानिकता, लेखिका ने एक स्वाभाविक मनोविज्ञान की बात बताई है कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। मनुष्य है तो स्वार्थ भी होगा, और स्वार्थी मनुष्य अपने हित के लिए, स्वार्थ के लिए पाप कर्म करने से भी पीछे नहीं हटते। वो ग्वाला जिसने सुई खिला के गाय को असमय मृत्यु दे दी, उसके माध्यम से उन्होंने मनोविज्ञान को भी सामने रखा है, ईर्ष्यालु मनुष्य के मनोविज्ञान को सामने रखा है। और इस तरह ये पाठ में, रेखा चित्र में लेखिका ने अनेक विशेषताओं का वर्णन किया। ठीक है ना, रेखा चित्र की बहुत सारी विशेषताएं आप बता सकते हो। भाषा, भाषा के बाद आओ चित्रात्मकता,
मानवीय संवेदना, अलंकार, मनोविज्ञान, ये सारे 3-4 पॉइंट में लिख देना। आहा मेरा गोपालक देश पंक्ति में निहित वेदना का चित्रण कीजिए। यानी अंतिम सांस लेते वक्त उन लेखिका ने कहा ना, अगर उनकी सांसों को शब्दों में ढालें तो वो गाय मानो ये कहती हुई खत्म हुई कि आह मेरे गोपालक देश। इसके माध्यम से महादेवी जी ने भारत में गाय के प्रति जो व्यवहार हो रहा है उस पर व्यंग भी किया है, और ये बताना चाहे कि स्वयं को गोपालक कहने वाले भारत के कुछ लोग स्वार्थी और दुष्ट प्रकृति के हैं, जो गाय जैसी, जो गो हत्या का पाप करने में भी पीछे नहीं हटते। हमारे यहाँ गाय को, अब हमारा कहना चाहिए ना, हमारे धर्म में गाय को इतना पवित्र माना गया है, उसकी पूजा का विधान है, उसको डंडे लाठी से भी मारने को मना करते हैं, तो उसकी हत्या तो बहुत दूर की बात है। तो लेकिन फिर भी कुछ दुष्ट मनोवृत्ति वाले लोग जो हैं अपने स्वार्थ के लिए गाय की हत्या तक कर देते हैं। तो इसलिए इस पूरी पंक्ति कह सकते हो कि इस पंक्ति के माध्यम से हमें गाय के प्रति मन में बड़ा ही दया का, करुणा का भाव जागता है। लेखिका के मन में भी गाय की मृत्यु को, इसकी दर्दनाक मृत्यु को लेकर जो उन्होंने इस रेखा चित्र के माध्यम से अपने मन का रुदन, यानी मन में जो दुख और रोने का जो भाव था वो प्रकट। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज आपको ये क्वेश्चन आंसर्स होमवर्क में करने हैं, ठीक है। पार्ट 1 से लेकर 1 तो हमने अप्रैल में, मार्च अप्रैल में स्कूल में ही कर लिया था। 2 और 3 मैंने पढ़ा दिए, इनके क्वेश्चन आंसर भी आपको बता दिए। तो पार्ट 3 इस बुक में, पीयूष प्रभा में पार्ट 3 कंप्लीट हो चुके हैं आज। तो इन तीनों पाठों का 10 मिनट है, 5 मिनट, इन तीनों पाठों का आपको क्वेश्चन आंसर करने होगा, ठीक है। मेरे ख्याल इजी था, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ना, है ना। तो अब मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में पार्ट 4। और अपने, अगर आपके मित्रों से बात होती है आपकी फोन वगैरह पे, तो उनसे बोलो आपकी क्लास क्यों नहीं लेते हो, या तो सर क्लास बंद ही कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बंद ही कर दो, फिर पढ़ते ही नहीं हो तुम लोग। क्लास में एक केवल संदीप ही आया आज, अमन आ रही थी वो भी नहीं आई आज, अमन और गगन, पता नहीं बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था। चलो फिर आज ओवर करते हैं क्लास यहीं, ठीक है। कुछ पूछना है आपको, कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो बताओ। चलो ठीक है फिर, है ना। आज का होमवर्क नोट कर लो, पार्ट 3 के सभी प्रश्न उत्तर कॉपी में करो और याद करो, है ना, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, बाय।